रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 6। सुबह के 10 बजे नियम ब्लैक विला आ चुका था। वो जाकर हाल में बैठा निर्भय का इंतजार कर रहा था और काफी नर्वस भी लग रहा था और अचानक उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने एकदम से सिर उठाकर देखा तो सीढ़ियों से पलक चलकर आ रही थी। नियम ने पलक को देखा तो राहत की सांस ली, उसे लगा था निर्भय आया है। पलक ने नियम को देखा तो उसकी तरफ आते हुए बोली, तुम कब आए? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। नियम मुस्कुराया और वैसे ही बोला, बस अभी ही आया हूँ भाभी। पलक उसे चुपचाप देखती रही, पर फिर अगले ही पल मन ही मन बोली, हस्बैंड का भाई है, भाभी ही बोलेगा। वो तुरंत बोली, तुम सुबह सुबह कैसे? मतलब तुम यहाँ आते नहीं हो, फिर आज कैसे? नियम ने गहरी सांस ली, 2 पल चुप रहा, फिर एकदम से आकर पलक के पास बैठा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बच्चों की तरह बोला, भाभी, अपने हस्बैंड से बचा लीजिए मुझे। पलक हैरान रह गई। वो एकदम से आंखें बड़ी करके अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे लेते हुए बोली, वो अपने भाई का भी मर्डर करता है? नियम ने हैरानी से उसे देखा और बोला, अरे नहीं, मुझे नहीं पता किस किस के मर्डर करते हैं। मैं चाहता हूँ आप बस मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, वो मुझे मार डालेंगे। पलक ने एक आंख उठाकर उसे देखा और जासूसी अंदाज बोली, क्यों? तुमने ऐसा क्या किया? गर्लफ्रेंड का चक्कर? नियम ने तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा, अरे तौबा तौबा, कैसी बातें करती है आप भाभी। मैं और गर्लफ्रेंड? बिल्कुल नहीं, मैं तो बड़ा सीधा बंदा हूँ। आराम से अपनी बॉक्सिंग और पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। कॉलेज में हमेशा टॉप करता हूँ। और देखिए मुझे, ये नूडल्स जैसे बाल और बड़े बड़े चश्मे को मुझसे कौन सी लड़की पटेगी? और ना ही मुझे पटानी है, मुझे तो मेरे भाई से बचना है। गलती से कल उन्होंने मुझे बुला लिया, गलती से मैं गया नहीं, अब गलती से गलती करने की वजह से जानबूझकर मुझे यहाँ आना पड़ा। पर भाई गलती से मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो जानबूझकर मुझे सजा देंगे क्योंकि मैंने जानबूझकर गलती से गलती की। उसके मुंह से इतनी बार गलती सुनकर पलक का सिर चक्कर आने लगा था। वो एकदम से बोली, 1 मिनट, शांत हो जाओ। गलती? गलती क्या कर रहे हो? किसकी गलती थी? तुम्हारे भाई की है या तुम्हारी? नियम ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, गलती तो मेरी ही थी, मुझे सजा मिलेगी। नहीं, मुझे सजा क्यों मिलेगी? मैं तो जानबूझकर गलती। वो बोल ही रहा था कि पलक एकदम से बोली, एक बार फिर से अपना गलती पुराण शुरू मत कर देना, मुझे बताओ हुआ क्या है। हाँ खैर, उसे आदत है इंसानों को कच्चा चबाने की, बट फिर भी कुछ तो हुआ होगा। नियम ने अब बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, भाभी मुझे चोटें आई हुई थी, भाई ने कहा था आराम करो, पर मैं ठीक था। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में चला गया, भाई को ये बात पता चल गई। अब भाई ने मुझे कंपनी में आकर बात करने को कहा। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं आया ही नहीं, बट अब नहीं मिलूंगा तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उनसे मिलने यहाँ चला आया। बट अब डर लग रहा है कि मैं क्यों नहीं आया उनसे मिलने कंपनी, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए ना, मैं भाग जाता हूँ। वो इतना बोलकर उठ खड़ा हुआ और जाने लगा कि पलक ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठे हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, कुछ नहीं करेंगे वो, मैं हूं ना। नियम ने उसे देखा और बोला, पक्का? पलक ने बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पक्का। नियम को पलक पर जरा भरोसा नहीं था क्योंकि निर्भय ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी थी। ऐसा कोई इंसान नहीं रहा था जिसकी वजह से उसका गुस्सा शांत हो गया हो, और नियम को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि पलक निर्भय का गुस्सा शांत करवा सकती है। पर फिर भी उसने रिस्क लिया और चुपचाप बैठ गया। वो दोनों बातें करने लगे और करीब 10 मिनट बाद निर्भय उन्हीं कैजुअल कपड़ों में नीचे चला आया। उसने नियम और पलक को साथ में बातें करते देखा और आकर उन दोनों के सामने खड़ा होते हुए बोला, दोनों बेवकूफ एक साथ। दोनों ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोल नहीं पाए। निर्भय जाकर सामने वाले सोफे पर बैठा और उन दोनों को उठने का इशारा किया। पलक जानती थी सजा उसे भी मिलने वाली है, क्योंकि कल उसने निर्भय से झूठ बोला था कि वो फ्लैट जा रही है, पर फिर वो उस विधान के चक्कर में फंस गई। उसके बाद इतना सब कुछ हो गया तो ये तो होना ही था। वो दोनों चुपचाप जाकर खड़े हुए तो निर्भय ने कहा, तुम दोनों जानते हो तुम दोनों ने क्या किया है? नियम हैरानी से बोल, भाई मैंने आपको इग्नोर किया, इनका मुझे नहीं पता। पलक में उसे घूरा और बोली, मैंने झूठ बोला है, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा था तुम मानोगे नहीं, तुम मुझे विधान से मिलने नहीं दोगे और मैं उससे माफी। वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। नियम ने अब पलक की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोला, ये क्या है? मुझे तो लगा था आप मुझे बचाओगी, आपको तो खुद यहाँ सजा मिलने वाली है। पलक भी वैसे ही खुसफुसाते हुए कहा, अकेले सजा भुगतना उससे अच्छा है किसी के साथ भुगतूं, इसलिए तुम्हें रोक लिया, सॉरी। बेचारा नियम, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट गया।
किसी ने उसे धोखा दिया और पलक से फिलहाल यही फीलिंग्स आ रही थी। उन दोनों को देखकर निर्भय ने कहा, ये कानाफूसी बंद हो गई हो तो अब यहाँ ध्यान दे लो। दोनों ने निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय ने कहा, तुम चुपचाप यहाँ से निकलोगे और कंपनी पहुंचो, बात हमारी होगी बाद में, उससे पहले पूरा 3rd फ्लोर साफ करोगे तुम। नियम एकदम से बोला, भाई क्यों? ये सजा नहीं प्लीज। वो बोल ही रहा था कि निर्भय ने कहा, 4th फ्लोर भी साफ करोगे। नियम एकदम से बोलो, अरे पर 5th फ्लोर भी साफ करोगे? बेचारा नियम, उसने चुपचाप अपने मुंह पर हाथ रख लिया और रोने सी शक्ल बनाकर निर्भय को देखने लगा। वो जानता था एक लफ्ज और उसका एक फ्लो और बढ़ा दिया जाएगा। वो धीरे से बोला, ओके, और वो वहां से चला गया। निर्भय ने एक नजर उसे जाते देखा और फिर पलक की तरफ देखकर बोला, अब तुम्हें क्या सजा दी जाए? पलक चुपचाप जाते हुए नियम को देख रही थी। उसे 3 फ्लो साफ करने की सजा मिली थी। पलक जानती थी एन का एक फ्लो कितना बड़ा था और नियम को 3 फ्लो साफ करने थे, जबकि उसने सिर्फ और सिर्फ निर्भय को इग्नोर किया था। यहाँ तो पलक निर्भय से झूठ बोलकर गई थी। उसने लाल निगलते हुए अपने डर को मिटाने की कोशिश की और बोली, मैं साफ सफाई नहीं करूंगी। और उसने स्माइल करते हुए कहा, मैंने तुमसे वो करने को कहा भी नहीं है। पलक ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, देखो मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर सजा तो मुझे मिल गई ना। अरे मेरा रेप हो जाता कल। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, वरना। वो बोल ही रही थी और निर्भय ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। पलक समझ गई अब उसे कुछ भी नहीं बोलना है। वो चुपचाप निर्भय को देखने लगी तो निर्भय ने कहा, तुम्हें अपना खाना बहुत प्यार है ना? आज पूरे दिन तुम सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाओगी? पलक एकदम से चिल्लाकर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपने खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। निर्भय ने वैसे ही कहा। 2 दिन तक पलक को जो नियम के साथ हुआ वो याद आ गया। उसने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो नहीं चाहती थी ये उसके सिर भी हो। वो धीरे से बोली, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे क्रेविंग होती है। मैं सिर्फ खिचड़ी कैसे खाऊंगी 2 दिन तक? निर्भय खड़ा होते हुए बोला, वैसे ही जैसे झूठ बोला था, और वो वहां से चला गया। उसे जाता देखकर पलक ने एकदम से अपना पैर पटकते हुए कहा, हिटलर कहीं का। उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो वहां पर नाश्ता लगाया जा रहा था। वो तुरंत बोली, इसके आने से पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर इसके सामने खिचड़ी भी खा लूंगी। वो डाइनिंग एरिया की तरफ आई की जाते हुए निर्भय ने तेज आवाज में कहा, पलक को आज और कल पूरे दिन सिर्फ खिचड़ी देनी है। जिया ने तुरंत कहा, ओके सर, और यहाँ पलक के कदम जहां पर थे वहीं पर रह गए। वो चिल्लाकर बोली, निर्भय गलत है, तुम अत्याचार कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं केस कर दूंगी तुम पर। वो बिना कुछ बोले चुपचाप जाते हुए हाथ उठाकर पलक को जाने का इशारा करके चला गया। पलक को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी चीज पर आता था। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी बहुत बेइज्जती की हो। उसने कस के अपने हाथों की मुठिया बना ली और अपने दांत पीसते हुए बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। हिटलर कहीं का, बस तानाशाही करना आता है। उसने रोने की शक्ल बना ली और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी तो जिया ने उसके सामने लाकर खिचड़ी का कटोरा रख दिया। पलक में रोते हुए एक नजर प्याले को देखा और फिर जिया को देखा। पलक खाने को लेकर कैसी थी जिया अच्छे से जानती थी। पलक को अलग अलग आइटम्स खाने का शौक था और वो खाती भी इतना ज्यादा थी, पर अब उसके सामने खिचड़ी पड़ी थी। पलक में बेमन से खाना शुरू किया। वो मन ही मन निर्भय को गालियां दे रही थी। यहाँ ऊपर निर्भय अपने कमरे में वापस आ चुका था। वो सीलिंग को घूर रहा था और अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जो नीचे करके आया था उसकी वजह से। वो गुस्सा नहीं था, पर फिर भी उसने ये किया था। उसने नियम को ये सजा दी थी ताकि अगली बार वो ध्यान रखे। उसे अपने भाई को इग्नोर नहीं करना है, पर पलक को ये सजा देना बस मजे के लिए था। वो पलक को परेशान करना चाहता था। वो जानता था कि पलक की कोई गलती नहीं है। उसने झूठ इसलिए बोला था कि उसे यकीन था कि निर्भय उसे नहीं जाने देगा, पर उसने पलक को सजा दी थी ताकि वो आगे से ध्यान रखे। वो प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे कोई दूसरी सजा देना नामुमकिन काम था, पर फिर भी सजा देना जरूरी था। और पलक के लिए उसका खाना उसकी जान थी और निर्भय ने उससे 2 दिन के लिए उसकी जान को दूर कर दिया था। वो ऐसे ही चुपचाप सीलिंग को घूरते हुए खड़ा पलक को याद कर रहा था। अचानक कुछ याद आया और उसने अपना फोन उठाया और दैनिक को कॉल किया। दैनिक ने 2 दिन में ही फोन उठा लिया। निर्भय के ऑर्डर्स थे, अगर 2 रिंग में उसका फोन न उठाया गया तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। दैनिक के फोन उठाते ही निर्भय ने कहा, माहिर मकवाना, मीटिंग फिक्स करो इसके साथ। दैनिक ने ओके कहा और निर्भय ने फोन रख दिया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो धीरे से बुदबुदाया, नाउ माय टर्न।
दिल्ली N&N, शाम का वक्त। नियम इस वक्त पूरे 3 फ्लोर की सफाई करके एक तरफ कोने में जमीन पर ही थक हार कर बैठा था। पहले से तबीयत खराब थी और अब उसे लग रहा था जैसे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। उसके एक तरफ बाल्टी और पोछा रखे हुए थे और वो चुपचाप सर झुकाए अपने दोनों पैर फैलाए बैठा था कि तभी उसे अपने सामने कोई महसूस हुआ। उसने धीरे से सर उठाकर देखा तो सामने निर्भय खड़ा था। वो भले ही ऑफिस में था बट उसने कैजुअल कपड़े ही पहन रखे थे। शायद वो नियम को लेने ही आया था। नियम ने उसे देखा तो हल्के से मुस्कुराया। निर्भय ने उसके पास जाकर उस बाल्टी को हटाया और वहीं जमीन पर उसके पास बैठते हुए बोला, थक गए? नियम ने धीरे से ना में सिर हिला दिया तो निर्भय ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, गलतियां वो करो जिसकी सजा तुम भुगत पाओ। जिस गलती की तुम सजा नहीं भुगत सकते, जिसकी सजा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो गलतियां मत किया करो। मैं बस रेस्टोरेंट में गया था, ये 3 फ्लोर साफ करने जैसी सजा नहीं देनी थी आपको। निर्भय ने उसके बालों को बिगाड़ा और वैसे ही बोला, तो किसने कहा था तुमसे कि जाओ? और गए तो गए, मुझे इग्नोर किया। मैंने तुम्हें कंपनी आने को कहा था, आए क्यों नहीं? नियम ने इस बार फिर वैसे ही कहा, कितना डर लगता है मुझे आपसे। आज आया तो अपने 3 फ्लोर साफ करने की सजा सुना दी। अगर कल आया होता तो आप तो मुझे पता नहीं मरवा ही देते। निर्भय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो घर चलो। नियम ने उसे हाथ दिया और निर्भय के साथ ही वहां से आगे चल दिया। निर्भय उसे लेकर नोमानी मैंशन जा रहा था। उसने नियम को बस ऐसे ही पनिशमेंट दे दी थी बट उसका मकसद उसे तकलीफ देने का नहीं था। थोड़ा डर पैदा कर रहा था ताकि अगली बार नियम गलती ना करे। दोनों कार में थे और नियम ने पूछा, भाई भाभी के साथ क्या हुआ था? वो जो कह रही थी वो। उसने इतना ही कहा था कि निर्भय ने कहा, इस पर कोई बात नहीं होगी। नियम तुरंत चुप हो गया। वो जानता था उसके भाई को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है जो उसकी मर्जी के बिना हो। अगर वो बात नहीं करना चाहता था वो जवाब भी नहीं देगा। फिर गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वो दोनों नोमानी मैंशन पहुंच चुके थे। निर्भय ने नियम को बाहर से ही छोड़ा और जाने लगा तो नियम ने कहा, आप अंदर नहीं चल रहे हैं? निर्भय ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर मैं अंदर आया तो अंदर डेट का सेशन फिर से शुरू हो जाएगा जो तुम्हारे लिए ही होगा। बोलो चलूं अंदर? नियम ने एकदम से नामे सर हिलाया फिर वहां से निकल गया। निर्भय वहां से सीधा ब्लैक विला चला आया था। अंदर आया तो शांति थी। शायद पलक कमरे में सो रही होगी। वो इस वक्त ऑफिस से आकर अक्सर सो जाया करती थी। निर्भय चुपचाप सीढ़ियों के पीछे चला गया। सीढ़ियों के पीछे जमीन पर बिछे कारपेंट को उसने पैर से ही सरकाया। वहां एक दरवाजा था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी। ये शायद बेसमेंट था। निर्भय चुपचाप उन सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला आया। नीचे आकर देखा तो यहाँ एक छोटा सा येलो बल्ब जल रहा था और उसके नीचे चेयर पर एक इंसान बंधा हुआ था। जो कौन था पता नहीं। उसके चेहरे पर चोटों के निशान इतने ज्यादा थे कि पहचान पाना मुश्किल था कि ये कौन है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से यहीं पर था। उसकी हालत काफी खराब थी। उसे ऐसे देखना शायद आम इंसान को डरा जाता पर यह निर्भय नोमानी था जिसे किसी से डर नहीं लगता। वो उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने जब किसी की प्रेजेंस फील की तो धीरे से सिर उठाकर सामने देखा। उसकी आंखों पर सूजन थी, शायद वार किया गया था। चेहरे पर कई जगह खून लगा हुआ था। होठ भी फटकर सूख चुके थे। ये शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। वो शांति से देख रहा था जैसे आंखों से ही बहुत कुछ कह रहा हो और वो आदमी डरी नजरों से निर्भय को उसने लगा। 2 पल ऐसे ही देखा। निर्भय को देखने के बाद उसने अपना चेहरा फेरना चाहा कि निर्भय ने उसके जबड़े को पकड़कर उसका चेहरा वापस अपनी तरफ कर लिया। वो कुछ नहीं बोल पाया और निर्भय ने अपनी खौफनाक आवाज में पर काफी धीरे कहा, इसलिए कहते हैं उससे उलझा करो जिससे उलझने की तुम्हारी औकात का हो। अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो निर्भय नोमानी को अपने सामने पाओगे। उसने एकदम से उस आदमी की शक्ल को छोड़ा। वो आदमी मरने की हालत में ही था, शायद मरते मरते ही जिंदा था। निर्भय ने 2 कदम पीछे लिए और उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, तुम्हें ऐसे देखकर सुकून मिलता है और ये सुकून मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। कहा था ना मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। सो दिस इज मौत से बदतर जिंदगी। वो आदमी रोने लगा। गले से आवाज भी नहीं निकाल रही थी। उसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज निर्भय के कानों में पहुंच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और वैसे ही बोला, ये सुकून देती है मुझे जब कोई मेरी वजह से रो रहा हो। मुझे गलती करने वाले पसंद नहीं है और गलती करने वालों को माफी देना मेरा काम नहीं है। वो चुपचाप जैसे आया था वैसे ही वहां से चला गया।
वहां से बाहर आते ही उसने वो कारपेट वापस उस दरवाजे के ऊपर सरका दिया और सीधा अपने कमरे में चला आया और यहाँ पर देखा तो पलक बेड पर एक पिलो को गले लगाए सो रही थी। निर्भय की आंखें छोटी हो गई। वो घूरते हुए उस पिल्लो को देखने लगा। उसने तुरंत पलक के पास जाकर उस पिल्लो को एकदम से खींच लिया। पलक जो नींद में थी वो हड़बड़ा कर एकदम से उठते हुए बोली, कौन है कौन है। वो उसके पास आकर लेट गया और उसे गले लगाते हुए बोला, कोई नहीं, सो जाओ। और वो उसे लेकर लेट गया। पलक को समझ में नहीं आया क्या हुआ। वो वैसे ही उसके गले लग वापस सो गई और शायद नींद ही थी इसलिए तुरंत सो गई। निर्भय ने उसके चेहरे को देखा। उसने धीरे से नामे सिर हिलाकर कहा, पागल है पूरी, और इसका ये पागलपन इसे ले डूबेगा। वो चुपचाप पलक के चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, पर पलक उसकी बाहों में काफी सुकून से सो रही थी। निर्भय ने उसके ऊपर थोड़ी और पकड़कर कस दी और उसे अपने एकदम करीब कर लिया। पलक ने नींद में ही उसके सीने पर सिर रख लिया और उसे अच्छे से पकड़कर सो गई। रात तो ऐसे ही उसकी सोच में बीती थी। सुबह जब पलक की आंख खुली तो निर्भय सो रहा था। पलक को समझ में नहीं आता था इस बंदे का रूटीन चेंज कैसे हो जाता है। वो कभी जल्दी उठता है तो कभी लेट उठता है। पलक को लगा था वो काफी प्रिपेयर्ड इंसान है, हर चीज उसे सही तरीके से करने की आदत है, पर यहाँ उसे पता चला था कि निर्भय की जिंदगी में तो सब उलझा हुआ है। ये बंदा जिस दिन मुझे समझ में आया ना, सच में मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। पर फिर अचानक ही खुद की बात पर गौर करते हुए बोली, एक मिनट, मुझे क्यों समझना है इसे। मैं बस 6 महीने के लिए हूँ यहाँ। 6 महीने बाद मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। मेरी जिंदगी कहाँ से सफल होगी। भाड़ में जाए ये इंसान। वो सीधा बाथरूम में चली गई। कल छुट्टी थी बट आज उसे ऑफिस जाना था। आज उसका एक एड शूट था और किसी इवेंट में उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था तो उसे जाना था। यहाँ पलक रेडी होकर आई। उसके बाद निर्भय की आंख खुली थी। उसने देखा तो पलक कमरे के अंदर लगे उस बड़े से मिरर में खुद को अच्छे से देख रही थी इधर उधर होकर। उसने इस वक्त साड़ी पहनी थी क्योंकि वो जिस इवेंट में जा रही थी वो एक अनाथ आश्रम का इवेंट था, तो ऑब्वियसली उसे वहां पर धन के कपड़े पहनकर जाना था। पलक ने एक बनारसी साड़ी पहनी थी और वो भी काफी अच्छे से। पल्लू उसका उसने पूरा फैला कर रखा था, शायद इसलिए ताकि इसकी टमी ना दिखे। उसका ब्लाउज भी फुल स्लीव्स था। उसने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। कानों में बड़े बड़े ऑक्सीडाइज झुमके, माथे पर हल्की सी बड़ी काली बिंदी, आंखों पर गहरा काजल, मस्करा और आईलाइनर लगाया हुआ था। होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक और हाथों में भी वैसे ही ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट और चूड़ियां पहनी हुई थी। वो सच में काफी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसकी साड़ी भी ब्लैक एंड सिल्वर थी। वो काफी प्यारी लग रही थी। उसने एक बार मुड़कर खुद को पीछे से देखा तो नजर अचानक ही निर्भय पर चली गई जो चुपचाप बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। पलक एकदम से बोली, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। निर्भय चुपचाप रहा। वो कुछ भी नहीं बोला तो पलक फिर से बोली, अरे बताओ ना, मुझे एक इवेंट के लिए जाना है। अनाथ आश्रम में कुछ छोटे छोटे बच्चों के परफॉर्मेंस होंगे वहां पर, तो मुझे उन्हें गिफ्ट देने जाना है। बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। निर्भय अपनी जगह से उठा और पलक के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो पलक के बेहद करीब था। उसने पलक की आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे छोटा सा टीका करते हुए कहा, अच्छी लग रही हो, और वो बाथरूम में चला गया। पलक हैरानी से उसे देखती रह गई। निर्भय भी नजर में बिलीव करता है ये चीज उसे पता नहीं थी। उसने अपना दिमाग झटका और तुरंत अपना वो हैंडमेड कोल्हापुरी हैंडबैग लेकर नीचे चली आई। उसने डाइनिंग टेबल पर आते हुए कहा, जिया प्लीज ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे निकलना है। पहले इवेंट है उसके बाद शूट है, मुझे दोपहर तक कंपनी भी पहुंचना है, प्लीज लगा दो। जिया ने उसके सामने खिचड़ी लाकर रख दी तो पलक का मुंह बन गया क्योंकि ब्रेकफास्ट में खिचड़ी थी। पलक कल से खिचड़ी खा रही थी और आज भी उसे ब्रेकफास्ट में खिचड़ी ही दी गई थी। उसका दिल कर रहा था वो यही बोल निर्भय के सिर पर दे मारे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने बेमन से वो खिचड़ी खाई। वो मन ही मन सोच रही थी कि अभी तो वो इवेंट में जा रही है तो वो कुछ ना कुछ अलग खा ही लगी। उसे खिचड़ी नहीं खानी पड़ेगी और वो इसी चीज से खुश थी। उसने फटाफट अपनी खिचड़ी खत्म की और ड्राइवर के साथ वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब निर्भय आया तो पलक वहां नहीं थी। उसने जिया की तरफ देख बिना अपने फोन में कुछ टाइप किया तो जिया ने तुरंत पूछा, सर ब्रेकफास्ट लेंगे। निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप निकल गया। उसकी आज एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो सीधा N&N चला आया था। पर वो जैसे ही कंपनी में इंटर हुआ दैनिक उसके सामने था। वो हैरानी से बोला, सर आपकी अभी माहिर मकवाना के साथ मीटिंग थी, आप गए नहीं। निर्भय ने बिना उसे कोई जवाब दिए आगे बढ़ते हुए कहा, रशिया वाले क्लाइंट के साथ जो मीटिंग है
वो लोग आ गए। दैनिक ने जल्दी से कहा, आ गए हैं, बट मीटिंग तो 1 घंटे बाद है ना? क्योंकि अभी आपकी मीटिंग माहिर मकवाना के साथ होने वाली थी, मुझे लगा था आप वहां जाएंगे। बट वो बोल ही रहा था कि निर्भय ने कहा, उसकी इतनी औकात नहीं कि निर्भय नोमानी से मिले। दैनिक को समझ नहीं आया, जब निर्भय को उससे मिलना नहीं था तो फिर मीटिंग क्यों रखी? धीरू से बोला, तो आपने मीटिंग? पर निर्भय ने एक बार फिर उसे चुप करते हुए कहा, वो मेरी मर्जी थी और मैं उससे नहीं मिलूंगा, ये भी मेरी मर्जी है, मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। दैनिक आगे कुछ भी नहीं बोला, जानता था अगर निर्भय को गुस्सा आ गया तो या तो उसकी जॉब जाएगी या वो दुनिया से जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में एक 30-31 साल का लड़का ब्लैक सूट में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसने अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ा रखा था और वो उस पैर को हिलाए जा रहा था जैसे वो किसी उधेड़बुन में हो। और इतने में उसके पीछे से आते शायद उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर निर्भय नोमानी ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। जैसे ही उस इंसान ने ये सुना उसकी आंखें डार्क हो गई। वो एकदम से खड़ा हुआ और उस सेक्रेटरी का गला पड़ते हुए बोला, ये तमाशा नहीं है, माहिर मकवाना का काम है। निर्भय नोमानी ऐसे मजाक नहीं बना सकता। मेरी मीटिंग फिक्स करो, मुझे उससे आज के आज मिलना है। बेचारे उस आदमी ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, मैं अभी मीटिंग बुक करता हूँ। और उसने तुरंत अपना आईपैड निकाला और उसमें कुछ करने लगा। वो आदमी जिसकी हाइट करीब 6 फीट के करीब थी, मस्कुलर बॉडी और वो ब्लैक सूट उसके ऊपर जच रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स काफी शार्प थे, चेहरे पर हल्की सी बियर्ड और बालों को सेट कर रखा था। उसके एक कान में चांदी की बाली पहनी हुई थी और सच में वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो वही एक जगह खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये उसके चेहरे से बता पाना मुश्किल था। और सामने खड़े उसके सेक्रेटरी ने कहा, हम 2 घंटे बाद उनसे मिल सकते हैं, अभी उनकी किसी और के साथ मीटिंग है। उस आदमी ने ये सुना और बस वहां से निकल गया। सेक्रेटरी भी तुरंत भागकर उसके पीछे जाते हुए, माहिर सर। दिल्ली N&N निर्भय की फिलहाल अपने रशियन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग चल रही थी और जब उनसे मीटिंग खत्म हुई तो दैनिक ने उसे बताया कि माहिर मकवाना ने उसके साथ मीटिंग बुक की है। निर्भय के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, कैंसिल कर दो। दैनिक हैरानी से उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निर्भय करना क्या चाहता है। और उसकी ऐसी सवालिया नजरें देखकर निर्भय ने वैसे ही कहा, अगर निर्भय नोमानी को समझ गए तो मैं निर्भय नोमानी नहीं। दैनिक कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने मीटिंग कैंसिल कर दी ये कहकर कि आज निर्भय फ्री नहीं है, जबकि आज निर्भय की कोई भी मीटिंग नहीं थी। जो एक मीटिंग थी वो अटेंड कर चुका था और अब उसे कंपनी के ही कुछ काम खत्म करने थे। यहाँ जब माहिर मकवाना के सेक्रेटरी को ये बात पता चली तो उसे माहिर को ये चीज बताने में भी डर लग रहा था। उसे पता नहीं था कि अगर उसने माहिर को ये बात बताई तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो बस चुपचाप अपने आईपैड में दैनिक के उसे मैसेज को देख रहा था। यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली के ही स्वीट होम ऑर्फनेज में आज बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम था। ये लोग न सिर्फ बच्चों को एक अच्छी जिंदगी बल्कि उन्हें हर चीज में आगे ले जाने का काम करते थे। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उनके करियर को लेकर कोई चीज हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो। और आज इस कल्चरल प्रोग्राम में काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। पलक काफी खुशी बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर। कोई गाना गा रहा था, कोई स्पीच दे रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई प्ले कर रहा था और ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल से लेकर 10 साल तक के बीच में। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। वो भी ऐसे ही इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया करती थी। उसे बचपन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था, डांस का बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था। और वो सबको देखकर उनमें खुद को जी रही थी। ये प्रोग्राम कम से कम 2-3 घंटे तक चला और पलक 2-3 घंटे तक आराम से उस प्रोग्राम को एंजॉय करती रही। काफी सारे बच्चों से उसकी बात हुई और उन सब के साथ तो उसकी काठी बन भी रही थी। पलक उन सब के साथ काफी खुश थी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सारे बच्चों को गिफ्ट बांटने की बारी आई। पलक ने उन्हें वो गिफ्ट तो दिए जो आश्रम की तरफ से दे रहे थे, पर वो अपनी तरफ से अलग से गिफ्ट लेकर आई थी उन बच्चों के लिए। उसने वो सारे गिफ्ट भी उन बच्चों के साथ बांट दिए और उन्हीं के साथ खाना खाया। और अब लास्ट में ऑर्फनेज के जो ट्रस्टी थे उन्होंने एक स्पीच दी। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ पर आए सारे मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे बच्चों का, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। ये सारे छोटे छोटे बच्चे जो बहुत अच्छे जिंदगी डिजर्व करते हैं, उनके लिए अपने चैरिटी की हम सब की तरफ से आपको बेहद बेहद शुक्रिया। और अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेखावत इंस्टीट्यूट के ओनर मास्टर धनराज शेखावत का।
वो हर साल इस ऑर्फनेज से 30 बच्चों को फ्री में पढ़ाई करने की सारी सुविधा देते हैं, और इस साल भी उन्होंने 30 बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में फ्री पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी है। उनका पढ़ाई का सारा खर्चा शेखावत इंस्टीट्यूट उठेगा। वो 30 बच्चे यहाँ से शेखावत इंस्टीट्यूट के ही हॉस्टल में रहेंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। मैं मिस्टर धनराज शेखावत से 2 शब्द कहने की विनती करूंगा। उस आदमी की बात सुनकर पलक के होश उड़ गए। वो हैरानी से उस आदमी को देखने लगी और अचानक उसकी नजर उस आदमी पर चली गई। वो बुजुर्ग इंसान, उसकी उम्र 70 से भी ज्यादा लग रही थी। उन्होंने अपने हाथ में काफी भारी वॉकिंग स्टिक पकड़ रखी थी, जिसका ऊपर का हत्या सुनहरी रंग का था, जो उनकी मुट्ठी में बंद था। वो धीमे में कदमों से चलकर माइक के सामने जा रहे थे और पलक की आंखें बस उन पर थम गई। वो जाकर माइक के सामने खड़े हुए और अपनी उस कांपती मगर तेज आवाज में बोले, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप जैसे बच्चों का भविष्य सुधरे। हम हर साल बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उनका खर्च उठाते हैं ताकि वो आगे जाकर कुछ बने, देश का नाम रोशन करें, अपने समाज को सुधारे और ऐसे ही और बच्चों को पढ़ाएं और उनकी मदद करें। हमारा काम यही है। शेखावत इंस्टीट्यूट का काम है हर बच्चे को एजुकेशन देना, हर घर तक एजुकेशन पहुंचाना, और हम बस वही करते हैं। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। उन्होंने इतना कहा और वो वहां से नीचे चले आए। उनकी नजर अनायास ही पलक पर चली गई, जो चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। धनराज जी ने पलक को देखा पर उसे इग्नोर कर दिया और वहां से चुपचाप चले गए। पलक अब भी खड़ी उन्हें देखती रही और ट्रस्टी ने ये अनाउंस कर दिया कि इस प्रोग्राम का यही समापन होता है। सारे बच्चों को वहां से ले जाया जा चुका था, पर पलक अब भी वही थी। वो रोते हुए अब भी उसी इंसान की तरफ देख रही थी जो वहां से जा चुका था, और अचानक किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पलक ने अपने आंसू पोंछे और पीछे पलट कर देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, आयुष्मान। यहाँ दूसरी तरफ माहिर इस वक्त अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक बॉल था। वो बॉल को दीवार पर मरता और दीवार से टकराकर वो बॉल वापस उसकी तरफ आती तो माहिर उसे कैच कर लेता। वो फिर से उस बॉल को दीवार की तरफ फेंकता और वो यही किए जा रहा था। उसका सेक्रेटरी उसके पास खड़ा था। वो बस कान पे जा रहा था। उसे डर लग रहा था। उसके हलक से एक आवाज नहीं निकल रही थी और माहिर बिना किसी भाव के आराम से बॉल के साथ खेले जा रहा था, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और सेक्रेटरी ने डरते हुए काफी धीमी आवाज में कहा, सर, सच वो मेरी कोई गलती नहीं है। उसने इतना कहा था कि माहिर ने वो भारी सी बॉल एकदम से अचानक उस सेक्रेटरी की तरफ फेंकी। वो बॉल जाकर सीधा उसके कंधे से टकराए। सेक्रेटरी के मुंह से एकदम से एक चीख निकाली और उसने तुरंत अपना हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसे देखकर माहिर के चेहरे के भाव और ज्यादा डार्क हो गए। वो खड़ा होकर उसके पास आया और जिस कंधे पर उसे चोट लगी थी वहां से उसका हाथ पकड़कर वहां अपना हाथ रख दिया और वहां और ज्यादा प्रेस करते हुए बोला, दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी कराह रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल पाया और माहिर ने वैसे ही और जोर से उसके कंधे को दबाते हुए कहा, आई लाइक इट। जब गलती करो और उस गलती की सजा के रूप में तुम्हें मेरी तरफ से कोई दर्द मिले, आई फील सेटिस्फैक्शन। जो मुझे मिल रहा है, पर इतना मेरे लिए काफी नहीं है, जानते हो ना। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी डरी नजरों से बस माहिर को ही देख रहा था। माहिर ने एकदम से उसे धक्का दिया। वो आदमी जाकर सीधा जमीन पर गिर। अच्छा हुआ उसे चोट नहीं आई थी। वो हैरानी से माहिर की तरफ देखने लगा तो माहिर ने बिना उसकी तरफ ध्यान दिए दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, दरवाजा उस तरफ है। जब तक मुझे निर्भय नोमानी अपने सामने नहीं दिखता तुम वापस नहीं आओगे। निकलो यहां से। वो आदमी तुरंत उठकर वहां से भाग गया। उसने नहीं पता वो निर्भय नोमानी को माहिर मकवाना के सामने लेकर कैसे आएगा, पर फिलहाल अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे माहिर के सामने से गायब होना जरूरी था और वो वहां से चला गया था। माहिर अब भी सामने दीवार को घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे निर्भय से एक अलग ही खुन्नस हो उसे। दिन ऐसे ही बीत चुका था। शाम को जब निर्भय घर आया तो उसे पता चला कि पलक दोपहर को ही घर आ गई थी। वो कंपनी आई ही नहीं। उसका जो शूट था वो वैसे का वैसा पड़ा रह गया था। उसे काफी बार कॉल की गई पर उसने नहीं उठाए और ये बात उसे दैनिक से तब पता चली जब वो घर आ रहा था। निर्भय जब घर आया तो आज भी वैसा ही सन्नाटा था। उसे लगा शायद पलक सो गई होगी, पर वो जब कमरे में आया तो आज फिर कमरे का वैसा ही हाल था। वो एक तरफ कोने में बैठी रो रही थी। निर्भय का चेहरा सख्त हो गया और हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो बिना कुछ बोले सीधा पलक की तरह बढ़ गया और एकदम से उसका आर्म पकड़कर उसे खड़ा किया। पलक को कुछ भी समझ में नहीं आया ये अचानक क्या हुआ।
उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो डरी और हैरानी वाली नजरों से निर्भय को देख रही थी और निर्भय खींचते हुए उसे सीधा बाथरूम में ले आ रहा। उसने पलक को एकदम से बाथरूम में धक्का दिया और शॉवर का टैप ऑन कर दिया। पानी सीधा पलक के ऊपर गिरने लगा। उसने एकदम से अपने सिर पर हाथ रख लिया और निर्भय की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर वो उसे वैसे ही सवालिया नजरों से देख रही थी और निर्भय ने एकदम से उसके दोनों कंधों पर पकड़ बनाई और उसे अपने करीब करते हुए बोला, बेवकूफ नहीं हूं मैं जो अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारी फिक्र करूं। ये सोचो कि तुम कहां पर हो, और ना ही तुम बुजदिल हो जो हर बार छोटी छोटी बातों पर आकर ऐसे कोने में बैठकर रोने लगती है। वैसे तो तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग कहती हो, तो ये हरकतें कैसी है तुम्हारी? दुनिया से बचकर दुनिया से छुप कर रहा कोने में आकर बैठ जाना और रोना। कमजोर हो तो ये बात तुम्हें मान लेनी चाहिए पलक शेखावत, ऐसे झूठे चेहरे लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर पलक को गुस्सा आ रहा था। वो पहले से रो रही थी पर उसे चुप करने की बजाय निर्भय ये सब बोल रहा था। उसने एकदम से निर्भय के हाथों को अपने कंधों से हटाया और बोली, मैं जो भी हूं अपनी लाइफ में हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये बताने की कि मैं क्या हूं। दूर रहो मेरी लाइफ से। वो इतना बोलकर जाने को हुई कि निर्भय ने एकदम से इसका कंधा पकड़कर उसे वापस से अपने सामने करते हुए कहा, लिसन आई एम नॉट योर स्लेव। निर्भय नोमानी हूं मैं। मेरे सामने आवाज उठाते डरते हैं लोग, तुम नजर उठाकर मुझे देखती हो, बोलती, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर हुक्म भी चला सकती हो। ये गलतियां और जुबान, इन दोनों को संभाल लो। मैं अपनी पराया तो ये रिश्ते गिनवाना भूल जाओगी। वो खामोशी से उसने देखने लगी। वो क्या बोलती उसे समझ में नहीं आया। निर्भय उसके बेहद करीब खड़ा था और दोनों पानी से पूरी भीग चुके थे। पलक ने अब भी वही साड़ी पहन रखी थी, गहने भी पहन रखे थे, बस चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके वो खुले बाल अब उसके ऊपर चिपकने लगे थे। वो चुपचाप निर्भय को देख रही थी। पलकें भारी हो रही थी पानी की वजह से। वो बार बार अपनी आंखें खोलती और बंद करती, पर निर्भय चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। आज उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। उसे गुस्सा आता था जब पलक ऐसे चुपचाप आकर रोने बैठ जाती थी। ये दूसरी बार हुआ था जब उसने पलक को ऐसे रोते देखा था, वो भी बिना वजह जाने। उसने एक बार फिर से पलक के कंधों को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्यों रो रही थी तुम? पलक कुछ भी नहीं बोली। निर्भय को अब गुस्सा आ रहा था, बेहद ज्यादा। वो अपना चेहरा पलक के चेहरे के बेहद करीब ले जाकर गहरी आवाज में बोला, या तो तुम खुद मुझे बताओगी या इस बार उस इंसान की जान जाएगी जिसकी वजह से आंसू बहा रही थी। पलक ने एकदम से आंखें उठाकर उसे देखा तो निर्भर ने कहा, मैं इस चीज को टॉलरेट नहीं करने वाला। एंड आई स्वेयर, अगर तुमने अभी कुछ नहीं कहा तो उस इंसान की लाश तुम्हारे सामने लाकर रखने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। वो इतना कहकर पलक को छोड़ने को हुआ कि पलक में एकदम से उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, आयुष्मान। दिल्ली ब्लेक विला में बड़ा अजीब सा सीन था। पलक और निर्भय दोनों बाथरूम के अंदर ही दीवार से पीठ लगाए जमीन पर बैठे थे। उन दोनों पर शॉवर का पानी गिरे जा रहा था, पर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पलक कहीं खोकर ही बोल रही थी, मेरी फैमिली, द बीग शेखावत फैमिली, और मैं शेखावत इंस्टीट्यूट की प्रिंसेस। हमेशा से सबको सिखाया गया कि टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, चैरिटी करो, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, पर उस चीज ने हम सबको बांध कर रखा था। हम सबके तो जैसे सपने ही नहीं थे। मुझे बचपन से शौक था। मैं स्कूल में भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, प्ले में पार्टिसिपेट करती थी। बचपन में तो ये सब उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था, पर फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझ पर रोक लगाती गई। पढ़ाई के लिए मुझे बाहर तो भेजा गया, बट किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी नहीं थी। मैं फिर भी वो सब करती रहती थी क्योंकि मुझे वो सब अच्छा लगता था और मैंने उन्हें बिना बताए मिस राजस्थान कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया और मैं मिस राजस्थान बन भी गई। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने मिस इंडिया के लिए फॉर्म भरा, पर वो फॉर्म फाड़कर फेंक दिया गया ये कहकर कि हमारे घर की बेटियां मॉडलिंग नहीं करती यहाँ पर, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम पढ़ाई करो, एक अच्छी सी जॉब ले लो, अगर तुम्हें टीचर नहीं बना तो। पर ये बॉलीवुड, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये हमारे काम की चीज नहीं है। मुझे उसे दिन बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपने परिवार से लड़कर अपना घर छोड़कर फैशन शो में पार्टिसिपेट किया और मैं कामयाब रही। मुझे N&N से ऑफर आया, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया और आज मैं यहाँ हूँ। N&N में मैं लंदन में थी जब मेरे फादर की डेथ हुई। मुझे कॉल आई थी उनकी, वो माफी मांग रहे थे, पछतावे में थे कि उन्होंने अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दिया।
उन्हें हमेशा लगता था कि उन्होंने अपने बच्चों को आज़ादी दी जो वो करना चाहते हैं उनके लिए, पर जब मैं घर से गई और अपने दम पर कामयाबी हासिल की, कई सारे अवार्ड जीते, फेमस हो गई, उन्हें लगा कि ये मेरी खुशी है जिसमें मैं खुश हूँ। उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। वो बेहद बीमार थे। उन्होंने मुझे वापस भी बुलाया। मैं आने को तैयार हो गई पर जब मैं आई, माय फादर वाज गॉन। वो अपनी आखिरी सांस पर ले चुके थे। जब मैं गई उनकी डेथ हो चुकी थी। मुझे उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया ये कहकर कि मैं अपने पापा की मौत की जिम्मेदार हूँ। मेरे पापा की मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि वो आखिरी वक्त में भी मुझसे मिलना चाहते थे। वो मेरा नाम ले रहे थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं मनहूस हूँ। मैं पैदा होते ही अपनी माँ को खो गई। बढ़ाते बढ़ाते अपने पापा को मार दिया। उस घर की बदनामी की। वो लोग मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं। कोई मेरा नाम नहीं लेता। मुझे उस घर से कभी प्यार नहीं मिला। जितना प्यार मुझे मेरे पापा ने दिया था वो उनके जाने के बाद छिन गया। शेखावत इंस्टीट्यूट की प्रिंसेस बस एक मॉडल बनके रह गई। मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी पर अब सब मेरी जिंदगी में वापस आ रहे हैं। सौरभ शेखावत, मेरे चाचा जी, उन्हें लगता है कि वो मुझसे बदला लेंगे तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। वो मुझे मुंह पर रहते हैं कि वो मुझे बर्बाद कर देंगे। वो अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब उनके भाई, मेरे डैड, मुझसे कभी नफरत कर ही नहीं पाए तो मेरी बर्बादी देखकर वो खुश कैसे होंगे। फिर भी वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। वो आयुष्मान, मेरी सगाई होने वाली थी उससे। वो कहता था वो मुझसे मिल करता है। मैं नहीं करना चाहती थी उससे सगाई क्योंकि मुझे कुछ बना था। मेरे कुछ एम्बिशियस से थे। मेरी मासी ने मेरा हमेशा साथ दिया। वो हमेशा कहती है कि मेरी माँ को भी ऐसे ही दम तोड़ना पड़ा उस घर में। वो मुझे वैसे नहीं देखना चाहती इसलिए उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और अब वो इंसान, आयुष्मान, वो मेरी जिंदगी में वापस आ गया। वो मुझसे कहता है मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो मुझसे कहता है मेरी कोख उजड़ जाएगी। वो इतना बोलते बोलते रोने लगी। निर्भय ने उसे चुप करने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। वो चुपचाप था। वो बस पलक को रोते हुए देख रहा था और पलक काफी देर तक रोती रहो। वो दोनों शावर के नीचे जमीन पर बाथरूम में बैठे थे, इस चीज से जैसे दोनों ही अनजान थे। काफी देर बाद निर्भय ने धीरे से पलक के सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर बोला, वो तुम्हारा पास्ट था। अपने पास्ट को लेकर हर बार तुम्हें कोने में बैठकर रोना है तो मैं कह सकता हूँ कि तुम सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली हो, जिसे जब वो चाहे तब रुला देते हैं, जब वो चाहे तब खुश कर देते हैं। पलक ने सिर उठाकर निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपना ब्लेजर उतारते हुए बोला, मिसेज पलक नोमानी, तुम निर्भय नोमानी की बीवी हो और मेरी बीवी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि अपने पास्ट को लेकर प्रेजेंट टाइम में रोती रहे। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है और तुम रोओगी तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, पर अगर तुम अपनी उन बीत चुकी बातों को लेकर घिसे पिटे रीजन्स की वजह से रोना चाहती हो तो प्लीज स्टॉप इट। एक क्राइंग बेबी से कम नहीं लग रही। पलक भी अपनी जगह से खड़ी हुई और वैसे ही सुबकते हुए बोली, मैं कोई रोड्डू बच्चा नहीं। पर वो बोल ही रही थी कि उसे एकदम से छींक आई और लगातार उसे 3-4 छींक आए। निर्भय ने गहरी सांस ली और बोला, सर्दी लग गई, अब कपड़े चेंज करो अपने जाकर। पलक ने एक नजर देखा और तुरंत वहां से चली गई। वो जानती थी उसे सर्दी लग गई है। कुछ देर बाद पलक ओवल साइज टी शर्ट पहने बेड पर बैठी थी, पूरा ब्लैंकेट ओढ़कर, और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। उसके मुंह में थर्मामीटर था और निर्भय अपने दोनों हाथ बांधे वहीं पर खड़ा था। वो पलक को एक तक घूर रहा था। डॉक्टर ने उसके मुंह से थर्मामीटर निकालकर चेक करते हुए कहा, बुखार तो नहीं है, बस सर्दी लग गई है, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आप एक कम कीजिए, इन्हें गर्मा गर्म सूप, कड़ी ऐसा कुछ दीजिए क्योंकि दवायां आई थिंक अभी इनका लेना सही नहीं होगा। निर्भय ने जिया को आवाज लगाई। वो 1 मिनट में ऊपर आ गई और बोली, यस सर, और निर्भय ने बिना किसी भाव के कहा, सूप बनाकर ले आओ। पर पलक तुम बोली, मैं कुछ नहीं पीने वाली। 2 दिन से खिचड़ी के अलावा तुम मुझे कुछ खाने नहीं दे रहे हो और अब सूप, मुझे कुछ चटपटा सा खाना है। वो बोल नहीं रही थी कि निर्भय ने कहा, तुमने हरकत की है, ये उसके लिए और ये भी तुम्हारी सजा ही है। चुपचाप अभी सूप पियो वरना कल भी पूरे दिन सूप ही पीना पड़ेगा। पलक ने मुंह बना लिया और डॉक्टर उन दोनों को ऐसे देखकर हंस दी। उन्होंने उठाते हुए कहा, मिसेज नोमानी, आई थिंक अब आपको स्ट्रिक्ट टीचर मिले हैं। और मिस्टर नोमानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आपको क्रेविंग्स होगी, बट आपको इस टाइम में हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये आपके और आपके बच्चे के लिए ठीक है। वैसे भी 3 महीने तो हो चुके हैं, अब तो आपकी टेम धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बच्चा आपके पेट में ग्रोथ करेगा तो आपको अच्छा अच्छा खाना चाहिए ना।
पलक कुछ भी नहीं बोल पाए, वो क्या ही कहती। उसने तुरंत अपने मुंह पर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, सब मेरे दुश्मन है, कोई मेरा नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराई और निर्भय की तरफ देखकर कहा, सब ठीक है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है जो ठीक हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। वो इतना बोलकर वहां से चली गई और निर्भय बस चुपचाप पलक को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो धीरे से बुदबुदाया, आयुष्मान, अहम टच टच, सौरभ शेखावत, गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट। कुछ देर में जिया पलक के लिए सूप ले आए। निर्भय ने उसके हाथ से सूप लेकर पलक के चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, उठो और चुपचाप इसे पियो। पलक ने मुंह बनाकर उसे देखा। उसे भूख लगी थी, इसलिए बस कुछ ना कुछ चाहिए था, फिर चाहे वो सूप ही क्यों ना हो। वो तुरंत उठकर बैठ गई और चुपचाप पीने लगी। भूखी थी इसलिए काफी अच्छा लग रहा था। उसने फटाफट सूप पिया और वापस बाउल जिया की तरह बढ़ते हुए बोली, अब तुम जाओ यहां से। जिया ने हाँ में सिर हिलाया लाया और वहां से चली गई। निर्भय अब भी वहीं खड़ा था। पलक उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, यहाँ आओ। वो निर्भय को हुक्म दे रही थी। निर्भय बिना किसी भाव के उसे देखते हुए उसकी तरफ आया तो पलक ने एकदम से उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर बैठा दिया। निर्भय ने उसे घूरा तो वो उसे गले लगाते हुए बोली, मुझे क्रेविंग हो रही है, आई नीड यू, मुझे किस करो। निर्भय ने अपना सिर नीचे करके उसके चेहरे को देखा तो पलक ने उसे कस के गले लगा रखा था। वो पलक को अपनी बाहों को लपेटे हुए बोला, फिर मैं सिर्फ किस तक नहीं रुकूंगा। पलक वैसे ही उसे गले लगाए हुए बच्चों की तरह सिर हिलाते हुए बोली, चलेगा, मुझे किस करो। निर्भय ने धीरे से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा तो पलक अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए उसे देखने लगी। निर्भय ने धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर उसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रखे, फिर उसके गालों को चूमा, उसकी ठुड्डी को चुम्मा और फिर धीरे से पलक के होठों पर अपने होंठ रख दिए। पलक ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। निर्भय उसे काफी सॉफ्टली किस कर रहा था, उसके होठों को सक कर रहा था और पलक बस उसका साथ दिए जा रही थी। एक लंबी पैसिनेट और सॉफ्ट किस के बाद निर्भय ने वैसे ही उसे बेड पर लेटा दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। पलक ने आंखें खोलकर धीरे से उसे देखा तो निर्भय एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, पर उसका दूसरा हाथ पलक के शर्ट के अंदर था जो उसकी बॉडी को सहला रहा था। पलक चुपचाप उसे देख रही थी, उसे गुदगुदी हो रही थी। निर्भय का ठंडा हाथ उसके गर्म शरीर पर रेंग रहा था, वो महसूस कर सकती थी। निर्भय का हाथ धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, कमर से पेट, पेट से और ऊपर, और जैसे ही उसके हाथ और ऊपर आए उसने एकदम से अपनी पकड़ कस दी। पलक के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने निर्भय को देखा जो अपनी शर्ट निकाल चुका था। निर्भय उसके ऊपर आते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ फेरने लगा और हाथ अब भी पलक की अपर बॉडी पर थे। उसने किस करते करते ही पलक की टी शर्ट को भी निकाल दी और उसके पूरे शरीर पर अपने होंठ फेरने लगा। बड़ी अजीब सी हालत थी पलक की, वो जिस इंसान से नफरत करती थी उसी की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाए, क्या मुझे ये प्रेगनेंसी में बार बार फील होगा। और निर्भय उसके और अपने बाकी कपड़े निकालते हुए उसके कान में बुदबुदाया, निर्भय नोमानी की तलब एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। उसने पलक के ईयरलोब पर बाइट कर लिया और पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही निर्भय ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एकदम से पुश किया। पलक के हाथ उसके कंधे पर आ गए और वो उसके कंधों और पीठ पर अपने नाखून गड़ाते हुए गहरी सांसें और सिसकियां भरने लगी। निर्भय एक रफ्तार के साथ बार बार पुश किए जा रहा था और पलक की सांसें उसकी रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही थी। कमरे का माहौल काफी गर्म हो चला था। लगभग 2 घंटे तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मशरूफ रहे। दिल्ली, ये अगला दिन था। निर्भय कंपनी आ चुका था और आज पलक को भी आना पड़ा था। उसने सबसे पहले जाकर कल के शूट को जो बीच में रोका था उसके लिए माफी मांगी। सब उसका इंतजार करते रह गए थे और पलक आई ही नहीं थी। उसने सबसे माफी मांगी और फिर उसके एड का शूट खत्म किया। पूरे दिन वो अपने सूट पर थी और यहाँ निर्भय अपने काम में लगा हुआ था। उसके सामने दैनिक खड़ा था और दैनिक उसे वो सारे रिजल्ट्स दिखा रहा था, कमेंट्स दिखा रहा था, जो पोस्ट उसने छुड़वाए थे वो दिखा रहा था, जो आर्टिकल उसने छपवाया था वो दिखा रहा था। पर निर्भय ऐसे सुन रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। दैनिक उसे सब बता रहा था और दिन भी निर्भय ने ऐसे ही निकला था, कुछ अपने पर्सनल तो कुछ कंपनी के काम करके। शाम को वो पलक से पहले निकल गया था, वही पहले जाता था और पलक बाद में आती थी और आज भी वही हुआ था। निर्भय बेंगलुरु के मेन हाईवे पर था और अचानक ही ट्रैफिक जाम होने की वजह से ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया
निर्भय ने नजर उठाकर देखा तो ट्रैफिक जाम था, बीच से गाड़ियां होकर गुजर रही थी। रास्ते के उस तरफ सामने की ओर एक कार खड़ी थी जिसमें बैठा था माहिर मकवाना। उसकी गाड़ी रुकी हुई थी पर वो फुल रेस दे रहा था। निर्भय ने जैसे ही ये देखा उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, बाहर निकलो। ड्राइवर को कुछ भी समझ में नहीं आया पर वो निर्भय से दोबारा पूछकर गलती नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप गाड़ी से उतर गया और निर्भय कार से बाहर निकला और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइवर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और हैरानी से निर्भय को देखने लगा। 30 सेकंड बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ और निर्भय ने फुल स्पीड के साथ गाड़ी सामने की तरफ से आ रही कार की तरफ बढ़ा दी। सामने माहिर मकवाना भी यही कर रहा था। उसकी कार भी फुल स्पीड के साथ निर्भय की कार की तरफ आ रही थी और उन दोनों कार को देखकर जो आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी उन्होंने अपनी गाड़ियां रोक ली थी, क्योंकि दोनों ही बिना किसी गाड़ी को देखे अंधों की तरह फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाए जा रहे थे। गाड़ियां एक दूसरे के बेहद करीब थी। दोनों गाड़ियों के बीच कुछ ही फासला था पर दोनों ही गाड़ियां रुकने को तैयार नहीं थी। रेस की आवाज आए जा रही थी और एकदम करीब पहुंचकर जब माहिर को लगा कि निर्भय ब्रेक नहीं लगाने वाला तो उसने एकदम से ब्रेक लगा दी और अचानक उसके ये करने की वजह से उसकी गाड़ी सड़क पर लगभग घिसते हुए गोल घूमने लगी। उसकी गाड़ी निर्भय की गाड़ी से टकराई थी, इसलिए दोनों गाड़ियां एक साथ सड़क पर लगकर गोल घूम रही थी और उनकी वजह से वो कानों से खून निकाल देने वाली स्क्रैच की आवाज आ रही थी। वो अलग ही थी। आसपास के सारे ड्राइवर ने अपनी अपनी कार्स को दूर कर लिया था। कुछ गाड़ी में बैठे उस नज़ारे को देख रहे थे तो कुछ गाड़ी से उतरकर बाहर आ चुके थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। वो दोनों गाड़ियां एक साथ सड़क पर घूम रही थी और उनमें से चीरती हुई एक आवाज निकल रही थी जो कानों से खून निकाल देने वाली थी। वो शोर और वो घूमती गाड़ियां, ये स्टंट काफी डरावना हो गया था पर लोगों को फिर भी मजा आ रहा था। और एक बड़ी टक्कर के बाद जब गाड़ियां शांत हुई तो माहिर ने अपनी खाली आंखों से सामने गाड़ी में बैठे निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय के चेहरे पर अब भी वही डेविलिश स्माइल थी, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। फिर निर्भय अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आया और अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालते हुए अपने ओबी एटीट्यूड और स्माइल के साथ बोला, हेलो बेस्ट फ्रेंड। उसकी ये बात सुनकर माहिर ने अपने दांत पीसे और अपना सीट बेल्ट निकालकर वो भी बाहर आया। वो निर्भय की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि कहीं से विसल बजाने की आवाज आए। वहां पर ट्रैफिक पुलिस आ चुकी थी। वो उन दोनों की तरफ आते हुए बोले, ये क्या हो रहा है? पर जब उन्होंने निर्भय नोमानी और माहिर मकवाना, बेंगलुरु के सबसे बड़े दो नाम को यहां देखा तो उन्होंने अपनी आवाज बंद कर ली। वो धीमी आवाज में काफी अदब के साथ बोले, सर आप दोनों ऐसे, आपने ट्रैफिक जाम कर दिया है, प्लीज अपनी कार हटाइए। निर्भय ने उस ऑफिसर की तरफ देखने की बजाय चुपचाप ड्राइवर की तरफ देखा जो भाग कर आ रहा था। ड्राइवर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कार में बैठ गया और गाड़ी को साइड में ले जाने लगा। माहिर ने अपनी गाड़ी की चाबी सीधा उस कांस्टेबल के मुंह पर मारते हुए कहा, रख इसे, फेंकनी है तो फेंक देना वरना अपने घर ले जाना। वो चल दिया। कुछ दूरी पर उसका ड्राइवर दूसरी गाड़ी ले आया था। माहिर बिना पीछे पलटे उस कार में बैठकर वहां से चला गया और निर्भय के चेहरे की स्माइल अभी भी नहीं गई थी। वो वैसे ही बुदबुदाया, जल्दबाजी, गलत फैसले और गलत काम, अभी भी आदत बदली नहीं तुम्हारी। वो वापस अपनी कार में बैठा और सीधा उसकी कार ब्लैक विला में लाकर रुकी थी। जब घर आया तो पलक यहाँ नहीं थी। निर्भय सीधा कमरे में चला गया और जाकर फ्रेश हुआ, अपने कपड़े चेंज किए, फिर नीचे चला आया। वो आज हॉल में बैठकर ही अपने लैपटॉप पर काम करने लगा था। वो आराम से लैपटॉप में काम ही कर रहा था और इतने में आवाज आए, तुम क्या स्टंटमैन हो? निर्भय ने जैसे ही ये सुना उसने धीरे से नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो पलक चली आ रही थी। उसने आकर अपना पर्स साइड में रखा और निर्भय के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, तुम्हारी वो वीडियो सोशल मीडिया पर आधे घंटे के अंदर अंदर ट्रेडिंग पर आ गई है। तुम और वो दूसरी कंपनी का ओनर, क्या नाम है उसका, माहिर मकवाना, तुम दोनों क्या स्टंट कर रहे थे? निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखे लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए ही कहा, तुम मुझ पर नजर रखती हो स्नोफॉल? पलक उसे हैरानी से देखने लगी। उसने काफी दिनों बाद निर्भय के मुंह से यह नाम सुना था। वो तुरंत बोली, पहली बात मैं कोई नजर वजह नहीं रखती, मेरे पास बहुत से काम है। ये तो तुम दोनों की हरकतें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है। वहां पर जो लोग खड़े थे ना, जो तमाशा देख रहे थे, उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी तुम्हारी। और वो जो आखिरी डायलॉग तुमने बोला, हेलो बेस्ट फ्रेंड, उसके तो ऐसे चर्चे हो रहे हैं जैसे कोई फिल्म का सीन हो या फिर कोई फिल्म का क्लाइमैक्स सीन हो। निर्भय ने सिर उठाकर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो बोर हो गया हो। पलक ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसे मत देखो। दूसरी बात, मैं स्नोफॉल नहीं हूं, मेरा नाम पलक है, पलक शेखावत।
निर्भय बिना किसी भाव के बोला, ना तो तुम पलक शेखावत हो, ना ही ये कोई फिल्म का क्लाइमैक्स सीन। जो तुमने देखा वो रियलिटी है और तुम मैसेज नुमानी हो। पलक ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम वहां कर क्या रहे थे, मतलब वो सब क्या था। निर्भय ने वैसे ही बिना उसकी तरफ देख कहा, मैं बताना जरूरी नहीं समझता। पलक का मुंह खुला का खुला रह गया। वो झल्लाते हुए बोली, मैं यहाँ तुमसे नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि एटीट्यूड दिखाए जा रहे हो। किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम्हें? निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया। पलक को अब गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से निर्भय के लैपटॉप पर हाथ मारकर लैपटॉप बंद करते हुए कहा, लूक तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, सुना तुमने? निर्भय के हाथ हवा में रुक गए थे। उसने नजर उठाकर पलक की तरफ देखा और उसकी नजरें डार्क थी। पलक एकदम से वो 2 कदम पीछे ले गई, पर फिर भी हिम्मत करके बोली, मैं डरती नहीं हूं तुमसे, ठीक है? और दूसरी बात, मुझे स्नोफॉल बुलाना बंद कर, मैं स्नोफॉल नहीं हूं। वो इतना बोलकर तुरंत वहां से जाने को हुई कि निर्भय की आवाज उसके कान में पड़ी, यू आर माई स्नोफॉल मिसेज नोमानी। पलक के कदम रुक गए। वो उसकी तरफ पलट कर बोली, मैं तुम्हें किस एंगल से बर्फ का टुकड़ा लगती हूँ? मतलब मेरा मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इतना आता है कि मैं सामने वाले का फिर फोड़ दूं, और एक बार नहीं 3-4 बार फोड़ दूं। तो फिर मैं तुम्हें इतनी ठंडी कैसे लगती हूँ कि तुम मुझे स्नोफॉल बोलते हो? उसकी बात सुन निर्भय खड़ा हो गया। वो अपने पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ बढ़ रहा था और पलक की धड़कन बढ़ रही थी। निर्भय के एक्सप्रेशंस देखकर अक्सर बताना मुश्किल हो जाता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो पलक के बेहद करीब आकर रुका और एकदम से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। पलक के दोनों हाथ एकदम से उसके कंधों पर आ गए। वो हैरानी से को निर्भय देखने लगी तो निर्भय ने उसकी आंखों में देखते हुए ही कहा, जब तुम मुझे मिली थी तब स्नोफॉल हो रही थी और तुम मुझे बिल्कुल उसी की तरह लगी थी। सो यू आर माई स्नोफॉल। अब तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें स्नोफॉल मानता हूं तो तुम हो। उसने एकदम से पलक को छोड़ा और वापस अपने लैपटॉप की तरफ जाने लगा तो पलक हैरानी से बोली, तो अगर मैं तुम्हें बारिश में मिली होती तो तुम मुझे रैम बोलते? अगर मैं तुम्हें सब्जी मार्केट में मिली होती तो तुम क्या मुझे सब्जी बोलते? अगर मैं तुम्हें, वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने अपना लैपटॉप उठाते हुए कहा, शट अप स्नोफॉल, जाकर आराम करो, अभी अभी थक कर आए हो इसलिए दिमाग खराब है तुम्हारा। वो इतना बोलकर सीधे की तरफ बढ़ गया। वो पलक के पास से होकर गुजरा था। पलकों उसे हैरानी से देखने लगी। ये इंसान मुंह पर उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था और पलक चुपचाप सुन भी रही थी। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए बोलने लगी, तुम मेरी ऐसे बात बात पर बेइज्जती नहीं कर सकते, और अगर करनी ही है ना तो किसी और की जाकर कल। मेरे में कोई बेइज्जती की टोकरी नहीं हूं जिसमें तुम बेइज्जती के फल फेंके जा रहे हो। निर्भय को उसकी बातें अजीब लग रही थी। वो एकदम से पीछे पलटा और पलक संभाल नहीं पाए। वो सीढ़ी के ऊपर उसके पीछे ही थी। वो जैसे ही गिरने को हुई कि निर्भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। पलक अब भी उसी पोजीशन में हैरानी और डरी नजरों के साथ निर्भय को देख रही थी, पर निर्भय ने एक पल के लिए उसके हाथ पर पकड़ ढीली करते हुए कहा, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिना बात की बात करते हैं। पलक को अचानक डर लगा कि कहीं निर्भय उसका हाथ ही ना छोड़ दे। वो एकदम से बोली, पर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ बिना बात की बात नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? मेरे पास कोई और नहीं है। वो उसकी आंखों में देखने लगा। पता नहीं क्यों पलक की ये बात अजीब नहीं लगी थी। उसने एकदम से पलक को अपनी तरफ खींचा तो पलक का हाथ एक बार फिर उसके कंधे पर चला गया था। दूसरा हाथ अब भी निर्भय के हाथ में था और वो वैसे ही उसे देखते हुए बोला, यू कैन टेल मी एवरीथिंग आई एम लिसनिंग, पर मेरे रवैया कैसा है और मैं तुम्हारे पास कैसे रहूं, ये बताने का हक तुम्हें नहीं है, सो बी इन योर लिमिट्स। वो चला गया और पलक कुछ नहीं बोल पाए। पलक अपना पैर पटकते हुए बोली, ये इंसान मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करता रहता है और मैं इसे कुछ भी नहीं बोल पाती। भगवान पीछा छुड़ाओ मेरा इससे। इतना बोलकर वो पैर पटक के कमरे में चली गई। यहाँ दूसरी तरह मकवाना रीजेंसी में माहिर इस वक्त हॉल में सोफे पर बैठा था। उसकी दोनों कहानी घुटनों पर रखी हुई थी और हथेलियां के पो को मिला रखा था। वो किसी सोच में था और उसके सेक्रेटरी ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, सर वो बस आपकी बेइज्जती करना चाहता था, इसलिए पहले उसने आपके साथ मीटिंग फिक्स की और फिर खुद ही नहीं आया। उसके बाद आपने जब करने की कोशिश की तो मीटिंग फिक्स कर भी दी और फिर कह दिया कि बिजी है। उसने सब कुछ बस आपको नीचे दिखाने के लिए किया। आपने जो गुड वाइब्स के साथ। वो बोल ही रहा था कि माहिर ने अपने सामने टेबल पर रख वो शोपीस को उठाकर उस सेक्रेटरी की तरफ फेंका। अच्छा हुआ वो सेक्रेटरी एकदम से झुक गया, वरना वो सीधा उसके सिर में जाकर लगता।
माहिर एकदम से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, रेहान मलिक, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि तुम मुझे आकर ये बताओ कि किसने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हारा काम था उस इंसान को मेरे सामने लेकर आना जो तुम नहीं कर पाए। नाउ रेडी फॉर योर पनिशमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।